Good afternoon. देखिए देखिए लास्ट क्लास में सीपीयू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और सीपीयू के बारे में अभी तक हम लोगों ने सीपीयू के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनकी बात की थी कि सीपीयू क्या है, कैसे काम आता है, ये सब चीजें। अब बताओ कि सीपीयू कंप्यूटर में कहाँ जुड़ा होता है? अरे कहाँ कनेक्टेड होता है? मदरबोर्ड। देखो समझो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की जब भी बात की जाए तो एक कंप्यूटर में जितने भी भाग होते हैं वो सारे के सारे भाग आपके कनेक्टेड होते हैं इस वाले पार्ट पे, और इस वाले भाग को हम कंप्यूटर की जो यूनिट कह सकते हैं, कौन सी यूनिट कह सकते हैं? सिस्टम यूनिट, या इसी को कंसीडर किया जाता है एज ए आपका कौन सा पार्ट? मदरबोर्ड। तो यहां पे इस मदरबोर्ड पे बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें प्राइमरी रूप से हमने कहा कि इस जगह पर ये जो पार्ट आपका दिया गया है इसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? सीपीयू सॉकेट। और इस सीपीयू सॉकेट में एक माइक्रोचिप होती है जिसे कौन सी चिप कहेंगे? सीपीयू कहेंगे। और यहां पर इस जगह पर जैसे मान लो कि एक भाग अवेलेबल होता है और ये पार्ट कौन सा कहलाता है? रैम कहलाता है। ऐसे ही हम कहते हैं कि यहां पर एक चिप आपकी लगी होती है, जैसे अलग अलग चिप हो सकती है, जैसे कौन सी हो सकती है? रोम हो सकती है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट यहां अवेलेबल है। अब लेकिन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि कंप्यूटर में ये जो पार्ट होता है ये एक्सटर्नली डिवाइस को जोड़ने के काम आता है, जिन्हें जनरली कौन सा पोर्ट कह सकते हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट से आपकी अलग अलग डिवाइस से जुड़ी होती है, जैसे इनपुट डिवाइस हो सकती है, आउटपुट डिवाइस हो सकती है। और इनपुट आउटपुट पोर्ट से जो डिवाइस जुड़ती है उस डिवाइस को हम जनरली कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस कहते हैं? कौन सी डिवाइस कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। और जो भी पेरिफेरल डिवाइस होती है वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होती है या एक्सटर्नल पार्ट होती है? कौन सी? एक्सटर्नल। आप कह रहे हैं यहां से जो भी डिवाइस से जुड़ती है वो आपकी कौन सी डिवाइस होती है? एक्सटर्नल डिवाइस। अब यहां पर इस मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी भाग होते हैं वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर के कौन से पार्ट है? इंटरनल, आंतरिक। अब देखिए जैसे आपने इनपुट दिया, आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद वो सबसे पहले कहां जाएगा? हम जो भी इनपुट देते हैं वो सबसे पहले कहां जाएगा? सीपीयू के पास या रैम में? रैम में। हमने कहा कहां जाएगा? रैम में। और रैम किसी भी कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है? वर्किंग मेमोरी है। तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां कैसे गई? फिर रैम से जानकारी कहां जाएगी? सीपीयू में। तो फिर कैसे गई है? तो यहां पर ये हमें फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर हम देखें तो ये जो भाग आपको यहां पर दिखाई देता है, ठीक है, जो ये मदरबोर्ड का जो फ्रंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसी को अगर हम कहां गया? चलिए इसी के बैक पैनल पे आते हैं हम। अब ये जो पीछे से दिखाई देता है ये भाग हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये जो पीछे वाला पार्ट आपको, इसको जब पीछे से कर देंगे तो ये ऐसा होगा। तो अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऐसे कुछ लाइनें दिख रही है, ये लाइनें। तो ये सभी लाइनें इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में ली गई है। तो याद रखिए कि इन सभी लाइनों को लाइन बोल सकते हैं, वायर भी बोल सकते हैं। और इन लाइंस के कॉम्बिनेशन को जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे नाम दिया जाता है वो आपका कौन सा पार्ट कहलाता है? सिस्टम बस। तो यार ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीपीयू और सीपीयू से जुड़े भाग आपस में संचार और डेटा का आदान प्रदान
तारों के युग्म के माध्यम से करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बस एक तरीके से आपका इसे जनरल भाषा में कह सकते हैं कि कॉमन, ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे कह सकते हैं कि इन सभी के बीच में एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथ है जिसके माध्यम से डेटा का लेन देन होगा, एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, किसी कंट्रोल सिग्नल को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जनरली जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम बस जो होती है वो जनरली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो समझो। और यहां पर इसको देखें तो ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है, कि जो पार्ट आपका दिखाई देता है उस वाले भाग को अगर हम देखें तो यहां पर ये जितने भी कंपोनेंट्स आपके कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये इस तरीके से पार्ट कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आपके ये जो पार्ट आपके कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए ये रैम है, इसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये रैम है और ये पूरा पार्ट कौन है? सीपीयू। और रैम और सीपीयू के बीच में आपका जो भी लेन देन हो रहा है वो ये लाइंस के बीच में, लाइंस के माध्यम से हो रहा है। और इन लाइंस को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। और ये बस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। क्योंकि देखो समझो, सीयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कंट्रोल सिग्नल जारी करेगा, तो कंट्रोल सिग्नल के लिए आपको कोई ना कोई लाइन चाहिए। ऐसे ही हम डेटा को रीड करें या डेटा को राइट करें तो डेटा को लाने और ले जाने के लिए भी कोई लाइन चाहिए। ऐसे ही हमें किसी एड्रेस की जरूरत होती है और उस एड्रेस की पहचान करने के लिए भी लाइन चाहिए। तो इनकी पहचान करने, इन तीनों लाइंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को जिस नाम से जाना गया वो कौन सा कहलाता है? सिस्टम बस कहलाता है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले सिस्टम बस। सिस्टम बस। आगे सारे नई साल में कोई रह तो नहीं गया? क्या? अब लग जाओ तैयारी में बढ़िया से। अब तुम्हारे पास बढ़िया मौका है। चल रही है। सीईटी के बारे में चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीईटी के बेस पे एग्जाम सारी पे ग्रेड चॉइस है। सीईटी का कोई भी एग्जाम है वहां सब एग्जाम कितने के हैं? चॉइस ऑफ पे ग्रेड के। और उनको भी पाने के लिए पहले सीईटी दो, फिर एग्जाम दो। ऐसे बढ़िया तो एक ही एग्जाम दे लो, पे ग्रेड भी 2800। जहां संख्या 15-15 लाख है, पदों की संख्या वही 1000, 2000, 2500। और यहां जहां 2214 पद है और एग्जाम की तैयारी करने वाले मात्र 10,000 हैं। तैयारी करने वाले 10,000 ही हैं, बाकी तो सब फॉर्म भरेंगे। देखिए, केवल और केवल फॉर्म भरेंगे, बाकी रियलिटी में 10,000 लोग वास्तव में तैयारी करेंगे। और उन 10,000 में से भी, आप कहते हैं 10,000 में से भी पूरी तैयारी करने वाले केवल 5,000 हैं। पूरी तैयारी का मतलब क्लास प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के अलावा रिवीजन, रिवीजन के बाद में फिर मॉक, मॉक के बाद में एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद में फाइनल एग्जाम। ये है। अब जो कोर्स, जो क्लास पूरी नहीं लेगा उसके नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे। जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे वो कभी पीवाईक्यू नहीं कर पाएगा। जो पीवाईक्यू नहीं करेगा उसका कभी रिवीजन नहीं होगा। जो रिवीजन नहीं करेगा वो मॉक नहीं दे पाएगा। जो मॉक नहीं दे पाएगा वो एनालिसिस नहीं कर पाएगा। और जिसने ये सब नहीं किया वो एग्जाम देना और नहीं देना उसके लिए बराबर है। ये सब जरूरी है। याद है, रोटी खाते समय रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए। जहां सब्जी खत्म वहां रोटी खाना बंद। ये सब जरूरी है। और इनमें सबसे ज्यादा जरूरी ये दोनों चीजें,
फिर इसके बाद में ये, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज, अब क्लास भी क्या है, एडमिशन बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन उसमें से रेगुलर आने वाले बच्चों की संख्या केवल 30 से 40% होती है। बाकी 2 दिन आएंगे, फिर 3 दिन नहीं आएंगे, फिर 2 दिन आएंगे, फिर 3 दिन नहीं आएंगे, और जैसे 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 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकलेंगे, संख्या धीरे धीरे गायब हो जाएगी। लास्ट तक टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो कोई भी एग्जाम की जो तैयारी है, वो टेस्ट मैच है। इसको सबने T20 बना रखा है कि ब्रह्मास्त्र ले आएंगे, लास्ट में वन शॉट क्लास ले लेंगे, मैराथन ले लेंगे। ये टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच में लास्ट तक टिके रहना पड़ता है। तो ये आपको सब चीजें जरूरी है, क्लास भी अपनी जगह जरूरी है, नोट्स भी अपनी जगह है, PYQ भी अपनी जगह है। PYQ को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, फिर मॉक देना, ये सब चीजें जरूरी है। और मैं कह रहा हूं ना कि जिसने 50 मॉक पेपर दे लिए उसको एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लेकिन जिसने पढ़ने पे ध्यान दिया, सिर्फ ठीक है, टेस्ट दिए ही नहीं, लास्ट के टाइम पे पक्का उसको अगर बुखार हो जाएगा कि लास्ट में आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे। और अब पेपर, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड पेपर कठिन नहीं बना रहा, पेपर लेंथी बना रहा है। आप 2 घंटे में पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे कि ए मिलान करने वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले सवाल, ठीक है, डाल दिए जाएंगे। आप पढ़ोगे, पढ़ने, एक एक सवाल को पढ़ने में 2-2 मिनट लगने लग गई, तुम्हारे पास तो 120 मिनट ही है। अब 120 मिनट में 100 सवाल पढ़ने भी है, सॉल्व भी करने हैं, और गोले भी बढ़ने हैं, और 10 सवाल खाली रह गए तो डिस्क्वालीफाई, चाहे 90 के 90 सही हो, फिर चाहे तुम्हारे। तो ये प्रेशर है, अब एग्जाम का ये प्रेशर शुरू होगा, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। और इसलिए हम कहते हैं ना कि शुरुआत में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, जितनी ज्यादा मेहनत अभी करोगे, बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आराम आराम से, जैसे मान लो 5-6 घंटे यहाँ पढ़े, घर जाके 2-3 घंटे पढ़ लिए, बहुत है, 2-3 घंटे पढ़ना है बस, लेकिन वो डेली पढ़ना है। मैं कह रहा हूं घर पे 2-3 घंटे भी डेली पढ़ोगे ना तो बहुत है, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप सोचोगे मैं लास्ट में 8 घंटे पढ़ लूंगा, 10 घंटे पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। अभी आराम से, ठीक है, 6-7 घंटे यहाँ पढ़े, घर जाके 2-3 घंटे में रिवीजन किया, बस। ज्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ा 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 करते जाइए। तो लिखिए, सिस्टम बस में लिखो, सिस्टम बस में लिखिए, सिस्टम बस से डिजाइन डिजाइन या संरचना, आर्किटेक्चर, या भाई ऐसे लिखो, सिस्टम बस डिजाइन का तात्पर्य है, सिस्टम बस डिजाइन का तात्पर्य एक संरचना, या लेआउट से होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के आंतरिक भागों के द्वारा संचार हेतु किया जाता है।
संचार हेतु किया जाता है। संचार हेतु किया जाता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, सिस्टम बस का उपयोग सिस्टम बस का उपयोग सामान्यतः 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 सीपीयू कॉमा मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा डेटा डेटा कॉमा एड्रेस तथा कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करने हेतु कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये इन सभी डिवाइसेस के बीच में, ठीक है, किसकी तरह कार्य करता है, एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, कि ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी के बीच में एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल के रूप में काम में कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक राजमार्ग होता है, हाईवे होता है ना, हाईवे क्या करता, हाईवे के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कि एक जानकारी एक जगह से सामान को दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वैसे ही आपके इन सभी डिवाइसेस के बीच में एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथ आपका होता है, और एक कॉमन कम्युनिकेशन जो पाथ होता है, उस कम्युनिकेशन पाथ को किस नाम से जाना गया है, सिस्टम बस। जैसे समझो, देखिए समझिए कि आपके पास में जब भी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेजर जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं, आप सभी को पता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जब भी मेजर कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, तो आपने कहा कि ये जो मेजर कंपोनेंट्स आपके होंगे, वो बेसिकली आपके तीन तरह के मेजर कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कम्युनिकेशन जो पाथ आपका यूज किया गया है, कि वो हम कहते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन पाथ आपका ये वाला पार्ट है, ये कम्युनिकेशन पाथ है। और ये कम्युनिकेशन जो पाथ जो आपने कॉमन कम्युनिकेशन पाथ बोला है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टम बस। ठीक है, अब आपके पास में जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, कि हमने कहा कि सब सबसे प्राइमरी कंपोनेंट, अरे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा होता है, सीपीयू। और सीपीयू के अलावा कौन होता है, मेमोरी। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट आपके बाहर से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपके ये सभी कंपोनेंट की बात करें, चाहे आप सीपीयू की बात कर रहे हो, या फिर आप किसकी बात कर रहे हो, मेमोरी, और या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि आपकी ये सब कंपोनेंट, मेमोरी का मतलब हमेशा याद रखो कौन से शब्द से पूछा जाता है, किसके, रैम से। हमेशा याद रखना रैम से होता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये जो पार्ट आता है सीपीयू, प्रमुख रूप से क्या काम आता है, प्रोसेसिंग। ये आपका फास्टेस्ट, सबसे तेज होता है, कि सबसे तेज जो पार्ट कंपोनेंट, कंप्यूटर का सबसे तेज भाग कौन सा है, ये। और ये भाग जो होता है वो कंप्यूटर में एज ए किसके रूप में, प्राइमरी डिवाइस, जो कि कौन सा होता है, मास्टर। तो ये वाला जो पार्ट आपका कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड होता है।
ठीक है, ये वाला पार्ट भी इसी से कनेक्टेड होता है, और ये जो पार्ट आपका दिया गया है ये भी भाग इससे कनेक्टेड आपका होता है। तो ये आपको मेमोरी की भी हमें हमेशा क्या होती है, जरूरत होती है। तो मेमोरी की जरूरत होती है, तो मेमोरी जो होता है वो किसी चीज को क्या करने के काम आती है, स्टोर। मेमोरी सामान्यतः क्या होती है, धीमी होती है, और एज ए कौन सा पार्ट होता है, स्लीव। ठीक है, एक प्राइमरी डिवाइस जो होती है उसे मास्टर कहते हैं, बाकी डिवाइसेस को क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं। इस मेमोरी के माध्यम से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो हम क्या चाहिए, हमें एड्रेस। एड्रेस के साथ में किसी चीज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या भी भेजने पड़ेंगे, कंट्रोल सिग्नल, रीड करना है या राइट करना है, ये सब आपका यूज होता है। देखिए, इनपुट आउटपुट की जब भी बात करेंगे तो इनपुट आउटपुट का उपयोग प्रमुख रूप से आपके कौन से कम्युनिकेशन की बात करता है, एक्सटर्नल। तो याद है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी काम में ली जाती है, तो वो कौन सा होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये जो डिवाइसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली आपकी क्या होती है, स्लो। ठीक है, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि जनरली ये सारी की सारी डिवाइसेस होती है एज ए काउंट होती है किसके रूप में, स्लेव्स। कि ये भी अगर बात करें स्लेव के रूप में भी काम आती है। इनकी पहचान कैसे करते हैं, इन सभी की पहचान की जाती है किसके माध्यम से, भाई किससे जुड़ी हुई है, पोर्ट से। तो किससे पहचान होगी, पोर्ट एड्रेस। ठीक है, ये पोर्ट एड्रेस और इनको भी एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोल सिग्नल्स की। तो भाई यहां से डेटा लेना है, इनको कंट्रोल सिग्नल देना है, इनके एड्रेस की पहचान करनी है। तो इन सभी को एक कॉमन पाथ से जोड़ा गया है। ठीक है, और इस कॉमन पाथ को जिस नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा पार्ट कहलाता है, सिस्टम बस कहलाता है। और इस सिस्टम बस में हम कहते हैं कि बहुत सारे भाग यूज होते हैं। पहले ये लिखो ताकि याद रहे कि कौन सा फास्ट होता है, कौन सा ये होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देना भी है, प्रिंट प्रिंटर प्रिंट कर रहे हैं, होल्ट हो गया, जैम हो गया, सिग्नल भेजेगा, प्रिंटर को सिग्नल देना भी पड़ेगा। इसमें
कंट्रोल सिग्नल इशू किसको किया जाता है? इनपुट आउटपुट को भी किया जा सकता है और मेमोरी को भी किया जा सकता है। कौन? कंट्रोल सिग्नल का मास्टर तो सीपीयू है। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट जारी करती है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट के लिए भी कंट्रोल सिग्नल जारी करेगी और कंट्रोल यूनिट ही किसके लिए जारी करेगी? मेमोरी के लिए। मेमोरी में रीड और राइट करना ये कंट्रोल सिग्नल है। इसमें अगर बात करें आपको स्टॉप करना है, इंटरप्ट करना है, स्टार्ट करना है, वो कंट्रोल सिग्नल है, वो भी सीयू। कंट्रोल सिग्नल हमेशा कौन जारी करता है? सीयू। लिखवाया था ना मैंने कि कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूशन के समय लिखवाया था मैंने, याद हो तो, कि कंट्रोल सिग्नल आपके कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल इशू करता है जिससे आपकी जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो क्या किया जा सके? कंप्लीट किया जा सके। सीयू के बिना कोई काम नहीं होगा। हमेशा निर्देश देने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? सीयू। अब देखो समझो, अब ये जो सिस्टम बस की बात करें, देखो क्या होता है। मास्टर का तो मतलब होता है प्राइमरी और स्लेव का मतलब होता है सेकेंडरी। तो यहां पे जैसे होता है, जैसे समझो ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ में हमने क्या करते हैं, एक डिवाइस होती है जो इंफॉर्मेशन देगी और बाकी डिवाइस कनेक्टेड है। तो जो जिससे सभी डिवाइस जुड़ी है, जिससे जुड़ी है वो क्या है? मास्टर। और जो जो जुड़े हैं वो क्या है? स्लेव है। ऐसी आपके इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? सही। इसलिए ये क्या है? मास्टर। बाकी सब क्या है? स्लेव है। ऐसा। अब देखो ये जो सिस्टम बस होती है, इस सिस्टम बस के अंतर्गत पैरेलल कंडक्टर होते हैं। ये जो सिस्टम बस आप यूज कर रहे हो, इस सिस्टम बस में पैरेलल समांतर कंडक्टर होंगे, या फिर लाइन बोल सकते हैं या वायर बोल सकते हैं। कि यहां पर ये जो सिस्टम बस होती है इसमें समांतर वायर होते हैं और एक वायर एक समय में केवल कितने बिट को ट्रांसमिट कर सकता है? एक। ओनली वन बिट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ सिंगल लाइन। आगे आप पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ोगे। देखिए दो तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, हमारे आगे पढ़ोगे, एक सीरियल ट्रांसमिशन और एक होता है पैरेलल। सीरियल ट्रांसमिशन का मतलब एक ही लाइन से सभी बिट को भेजना। तो वो कैसे भेजोगे? वन आफ्टर अनदर। और पैरेलल का मतलब होता है कि 8 बिट भेजनी है तो कितनी लाइन चाहिए? 8। जैसे होता है ना रोड पे, भाई आप अगर एक समय में, अगर सिंगल रोड है तो एक समय में कितनी गाड़ी जा सकती है? एक। पहले वो जाएगी, फिर उसी के पीछे तो आओ ना, हॉर्न बजा रहा हूं तो साइड नहीं देगा तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। लेकिन आजकल लेन का सिस्टम हो गया, तो आपने देखा 4 लेन है तो कितनी गाड़ियां जा सकती है एक साथ? 4। ठीक है, और बढ़ानी है तो 6 लेन कर दो, और बढ़ानी है तो 8 लेन। तो इसमें जितनी लाइंस ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा बिट को एक साथ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। इसीलिए तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन में लिखा था कि सीपीयू की स्पीड किस पर निर्भर करती है? डेटा बस। किस पर निर्भर करती है? डेटा बस। और इसमें जितनी लाइन होगी वो सिस्टम की वर्ड लेंथ होती है। वर्ड साइज, अगर हम बोलते हैं कि सिस्टम की वर्ड साइज कितनी है, तो कितनी लाइन, जितनी लाइन है इसमें। अगर इसमें 8 लाइन है तो सिस्टम की वर्ड लेंथ कितनी है? 8 बिट। 16 लाइन है तो 16 लाइन। अगला पॉइंट लिखो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट। एक सिस्टम बस में, एक सिस्टम बस में एक सिस्टम बस में समांतर, पैरेलल, समांतर कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख सकते हो वायर, तार। एक सिस्टम बस में समांतर, समांतर कंडक्टर होते हैं। समांतर कंडक्टर होते हैं जहां, जहां प्रत्येक लाइन, प्रत्येक लाइन एक समय में, जहां प्रत्येक लाइन एक समय में, एक समय में एक बिट
एक बिट ले जा सकती है, एक बिट ले जा सकती है तथा तथा लाइंस की कुल संख्या से लाइन की कुल संख्या से लाइन की कुल संख्या से वर्ड साइज को ज्ञात किया जा सकता है। वर्ड साइज भी बोल सकते हो या डेटा वर्ड साइज। ठीक है, आपकी कितनी लाइनें हैं उस लाइनों से आप डेटा वर्ड साइज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई जैसे कि आपके कंप्यूटर की डेटा वर्ड साइज कितने बिट की, 8 बिट की है, 16 बिट की है, 32 बिट की है, कितनी बिट की वर्ड साइज होगी, ये ज्ञात आप किसके बेस पर करोगे, बताओ किसके बेस पे करोगे, वर्ड साइज। और वर्ड साइज ज्यादा होगी तो डेटा ट्रांसफर जल्दी होगा या धीमा होगा, जल्दी होगा या धीमा होगा, धीमा। तो यहां पर अब एक और चीज याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिस्टम बस से सिस्टम में बस से सिस्टम बस से एक शेयर किया गया ट्रांसमिशन माध्यम है जिसका अर्थ है कि एक समय में केवल एक ही डिवाइस डेटा को डेटा को डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। तो याद रखना कि यहां पर एक समय में केवल कितनी डिवाइस डेटा को ट्रांसफर कर सकती है, एक ही। अब देखो हमारे पास में जो सिस्टम बस होती है वो जनरली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब जैसे हम बस, कौन सी बस क्या करती है वो कैसे बताएंगे, वो उसका कार्य उसके नाम से पता चलता है। जैसे होता है ना कि आप रोड पे देख रहे हो कि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो हम कहते हैं कौन सी बस है, स्कूल बस। ऐसे हम कहते हैं कि भी किसी कंपनी के कर्मचारी जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, स्टाफ बस। आप कहते हैं पुलिस वाले जा रहे हैं, पुलिस बस जा रही है। नाम जो उसमें लेके जाते हैं वही हम क्या कर देते हैं, बस का नाम। तो यहां पे हमारी जो सिस्टम बस होती है वो जनरली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो याद है कि 3 तरह की बस हमारी यहां पर काम में ली जाती है। तो हमारे ये जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं इन्हें कनेक्ट करने के लिए 3 तरह की बस आपकी हो सकती है। अब ये जो आपकी देखो, याद रखना कि अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो सिस्टम बस के फंक्शंस क्या है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा सिस्टम बस का फंक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं है, तो नेम याद रखना है। तो यहां से आपको यह पता चल गया कि सिस्टम बस बताओ किस किस काम आती है, बताओ। अरे सिस्टम बस किस किस के काम आती है। तो ये सबसे पहला हम कह सकते हैं कि सिस्टम बस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग। भाई आप एक डिवाइस से, ठीक है, हम कहते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के मध्य
किसी डेटा का लेन देन करना है तो किसका यूज कर सकते हो? सिस्टम बस का। आगे हम पढ़ेंगे कि यहां पर एक बस होती है जो क्या प्रदान कर रही है? एड्रेस। तो हम कहते हैं सिस्टम बस का उपयोग किस पर्पज के लिए किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? एड्रेसिंग के लिए कर सकते हैं। और बताओ सिस्टम बस क्या काम आएगी? ठीक है, हम कहते हैं कि आपके एड्रेस बस जो होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल हमेशा किसके माध्यम से होता है? टाइमिंग। आप किसी भी टाइमिंग सिग्नल्स को भी क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उन सभी को क्या भी प्रोवाइड करती है? पावर। इन्हें पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का कार्य भी कौन सी बस का होता है? सिस्टम बस का ही होता है। अब याद रखना कि मेजर रूप से हमारी जो तीन तरह की बस होती है, कौन कौन सी बस? डेटा बस, दूसरी कौन सी? एड्रेस बस, और तीसरी कौन सी? कंट्रोल बस। दिमाग में एक चीज याद रखिए, जो नाम है वही इनका कार्य है। कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, सीपीयू और सीपीयू से जुड़े भाग जिनके मध्य डेटा का आदान प्रदान करने वाली एक बस होती है, जिसे कौन सी बस? डेटा बस। डेटा बस आपका यूनिडायरेक्शनल होगी या बाई डायरेक्शनल? इनपुट भी चाहिए तो आउटपुट भी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये बस हमेशा कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, एक बस जिसके माध्यम से किसी स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस ट्रांसफर किया जाता है, वो कौन सी बस है? कौन सी बस है? एड्रेस पर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू द्वारा जारी किए जाने वाले कंट्रोल सिग्नल, या फिर हम कहते हैं जो कंट्रोल सिग्नल को कैरी करके लेके जाती है, वो बस कौन सी है? कंट्रोल बस। तो यार ना हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी जो बस है वो कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। पहले ये लिख लो, फिर एक एक करके समझते हैं सिस्टम बस के टाइप्स। सब बता रहा हूं, लिखो पहले तुम। हो गया नोट? देखिए समझिए। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, जिस बस के बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा पार्ट कहलाता है? एड्रेस बस। तो यार ये सबसे पहले हम जिस बस की बात करेंगे उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। तो आपको याद रखना कि तीन तरह की बस होती है, जिसमें सबसे पहला भाग आपका कौन सा होता है? एड्रेस बस। ठीक है, आप सभी को पता है कि मेमोरी जो भी डेटा होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? रैम में। और रैम में किसी भी डेटा या किसी भी निर्देश या किसी भी आपकी लोकेशन की पहचान एक विशिष्ट एड्रेस से की जाती है, और उस विशिष्ट एड्रेस को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? बस। तो यहां पर ये जो एड्रेस को पहचान करने वाला जो भाग होता है, एड्रेस को ले जाने वाला पार्ट होता है, वो कौन सी बस कहलाती है? एड्रेस बस। देखो आप समझो, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस होती है। अब चाहे आप इनपुट आउटपुट की बात करें तो कंप्यूटर में एक ही इनपुट डिवाइस होती है या एक से ज्यादा? आउटपुट डिवाइस एक से ज्यादा हो सकती है क्या? हो सकती है। तो हम कहते हैं कि किस आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट देना है उसका एड्रेस चाहिए। तो आप कहते हैं ना, एक रजिस्टर लिखा था IOAR, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। के ऐसे ही दो रजिस्टर होते हैं, इनपुट एड्रेस रजिस्टर, आउटपुट एड्रेस रजिस्टर।
कि भाई आपको प्रिंटर पे आउटपुट देना है तो उसका पोर्ट का एड्रेस चाहिए, क्योंकि अभी आपने लिखा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की पहचान किसके माध्यम से होती है, पोर्ट के माध्यम से, किस पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसका एड्रेस भी रखना होता है। तो लिखो एड्रेस बस में लिखो सबसे पहले एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन सीपीयू से, सीपीयू से मेमोरी या सीपीयू से मेमोरी, सीपीयू से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस तक, इनपुट आउटपुट डिवाइस तक एड्रेस लेकर जाती है, एड्रेस लेके, एड्रेस लेकर जाती है, एड्रेस लेकर जाती है तथा यह यूनिडायरेक्शनल, यह यूनिडायरेक्शनल होती है, तथा यह यूनिडायरेक्शनल होती है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये जो बस होती है, तो हम कहते हैं कि ओनली ट्रांसमिट, देखिए आपका जो भी एड्रेस होता है वो किसके रूप में भेजा जाएगा, सिग्नल, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सीपीयू टू, कहां पर, मेमोरी, और आपकी कौन सी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास में जो भी होगा उसे कंट्रोल यूनिट सबसे पहले डिकोड करेगी, और डिकोड किसमें करेगी, सिग्नल में। ठीक है, तो ये क्या करती है कि सीपीयू आपके मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बस होगी वो हमेशा कैसी होगी, कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल, हमेशा एक ही क्योंकि देखो सीपीयू का तो एड्रेस पता करना ही नहीं है, पता एड्रेस किसका पता करना है हमें, मेमोरी में अवेलेबल डेटा का या इनपुट आउटपुट डिवाइस के पोर्ट का। तो हमें सीपीयू में क्या हो रहा है उस एड्रेस से किसी को कोई मतलब नहीं है। सीपीयू कहता है भैया एड्रेस तो मैं यूज करता हूं, तुम्हारे एड्रेस का यूज मैं करूंगा, तुम मेरे एड्रेस से क्या कर लोगे। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो बस होती है वो कैसी होती है, ये। अब इस एड्रेस बस की जो आपकी विड्थ होती है, लाइंस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कि एड्रेस बस में अवेलेबल लाइन की संख्या से आप क्या ज्ञात कर सकते हो। देखिए आपके जैसे आपने कहा कि क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो याद रखना कि एड्रेस बस में अवेलेबल लाइन की संख्या से आप मुख्य मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, कि आपके मेन मेमोरी की अधिकतम क्षमता क्या होती है, वो ज्ञात किससे किया जा सकता है, एड्रेस बस में अवेलेबल लाइन की संख्या से। लिखो कैसे, अभी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पढ़ लिखिए। एड्रेस बस की एड्रेस बस की एड्रेस बस की विड्थ चौड़ाई, एड्रेस बस की चौड़ाई, चौड़ाई मुख्य मेमोरी की, मुख्य मेमोरी की, मुख्य मेमोरी की अधिकतम क्षमता को,
अधिकतम क्षमता को ज्ञात कर सकती है। अधिकतम क्षमता को ज्ञात कर सकती है। ज्ञात कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लीजिए आप कोई माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं जो कि 8085 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। मान लीजिए आपने एक माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल लिया है और वो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। और इस माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इस माइक्रो प्रोसेसर में AD0 से लेकर AD7 और AD8 से लेकर AD15, ये वाली जो लाइन्स है वो किसकी लाइन्स है, एड्रेस की। आपको ये दे दिया गया कि यहां पर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें AD0 से लेकर AD7 और AD आपके, ठीक है, 8 से लेकर AD15 वाली जो है वो कौन सी लाइन्स है, एड्रेस लाइन्स। अब आपको बताना है कि यहां पर कि मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी। याद करो, बताओ कैसे करोगे। ठीक है, समझो। अब इससे आपको यह पता चल रहा है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी है, बताओ। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 8 इधर है और 8 इधर है, तो टोटल कितनी लाइन्स है, 16 लाइन। हमें यह पता चल गया कि हमारी इस आपकी एड्रेस लाइन में कितनी लाइन्स है, 16। अब इस 16 लाइन से समझो, आपके इस 16 लाइन से हम कहते हैं कि 2 की पावर 16 क्या बन सकती है, सेल्स। याद रखना, मेमोरी जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेल से। तो यहां पर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनाई जा सकती है वो कितनी है, 2 की पावर 16 से। अब आपको याद रखना, आगे आप पढ़ोगे, जैसे 2 की पावर 10 जो होता है उसका मतलब होता है के, 2 की पावर 20 जो होता है उसका मतलब क्या है, एम, और 2 की पावर 30 का मतलब क्या होता है, जी। देखिए, जनरली हम कहते हैं किलोबाइट बोल सकते हैं, मेगाबाइट बोल सकते हैं और गीगाबाइट। तो यहां पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 10 सेल्स, बताओ हाँ या नहीं। होता है ना, जब पावर समान, जब आपका आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, तो याद रखना 2 की पावर 6 कितना हो गया, कितना हो गया, 64। 10 का मतलब के, के बी। तो हमारी जो मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी है वो कितने के बी है, 2 की पावर देखो समझो, ये के बी हो सकता है, ये एम बी और जेबी। कैसे समझो, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 किसके बराबर होता है, बाइट के। इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं क्या, 2 को 10 बार गुणा करो, क्या आएगा, 1000। तो 2 को 10, 2 की पावर 10 हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं 1 किलो बाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट के बराबर। ऐसे 1 मेगाबाइट बराबर होता है आपके 2 की पावर 20। ऐसे ही ये 2 की पावर 30। ये एग्जाम्पल है। जैसे अब आप बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कि मान लो एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कोई नया माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था। अब कोई एक माइक्रो प्रोसेसर ले लेते हैं जिसका नाम है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। भाई अलग अलग तरह के माइक्रो प्रोसेसर थे। अब एक नया माइक्रो प्रोसेसर आपने ले लिया और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें अगर हम कहें कि जो लाइंस की बात करें तो लाइंस है AD0 से लेकर AD कितनी है, 15। अब है ना, कि यहां पर जो लाइंस की संख्या है वो ये है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसकी लाइंस की संख्या फिर AD16 से लेकर हम कह सकते हैं AD19 है। ठीक है, आपको यहां पर माइक्रो प्रोसेसर की क्या दे दी गई है, लाइंस आपको दे दी गई है। अब बताओ कि कैपेसिटी कितनी होगी। जल्दी बताओ कितनी कैपेसिटी होगी।
भाई आप सबको बता देंगे, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस बताओ। अरे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है? कितनी लाइंस है? 20 लाइन। 20 लाइन से हम कहते हैं 2 की पावर 20 आपकी क्या हो गई है? सेल्स। ठीक है, 2 की पावर कितनी सेल हो गई? 20। और 2 की पावर 20 को हम बदल सकते हैं, किसमें बदल सकते हैं? एमबी में। कितना एमबी? 1 MB। तो ये हम कहते हैं कि यहां पर इसकी साइज जो होगी वो कितने एमबी होगी? 1 MB। आगे जब हम डिटेल में आपके मेमोरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, आपके रैम की साइज 64K × 8 है, तो बताओ कैपेसिटी क्या होगी? तो उसका मतलब 64K का मतलब इतनी मेमोरी सेल है और प्रत्येक सेल इतने शब्द का है। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई सीधे समझो, एक नोटबुक में 50 पेज है, एक नोटबुक में 50 पेज है, प्रत्येक पेज में 10। एक नोटबुक में 50 पेज है, प्रत्येक पेज में 10 लाइन है, बताओ कितनी लाइन है? 500। निकाल लिया आपने? भाई यही होता है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि एक रैम की बात कर, एक रैम में 1000 मेमोरी सेल है, प्रत्येक सेल 8 आपके बिट की है, तो बताओ 8000 बिट, जो लगभग हम कह सकते हैं तो ये 8 KB के बराबर है। 1000 लगभग इसके होता है KB के। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, अभी ये लिख लो ताकि याद रहे। आपको सीधे लाइंस की संख्या भी दे देंगे। तो यार ना, जितनी ज्यादा लाइन होगी क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? अरे लाइन लाइन की संख्या ज्यादा होगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जय शंकर जी क्या बोल रहे हैं? दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी पूरे, हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार, कोई ये ना बताए हमें क्या करना है। कल परसों तो हाथ मिला रहे थे। पाकिस्तान का कोई वो था ना कि किसी के मैयत पे गए थे ये, तो वहां पे गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे वहां। तो बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही बात है। हम्म, और क्या। हम्म, और क्या। एक बेटा एक पोता है। हम्म, और क्या। भाई ये समझ में नहीं आता कि कभी कभी पता नहीं कि क्या हो जाता है इन लोगों के। हम्म। क्या? क्या हो गया? बड़ा। हम्म। शेख हसीना इंडिया में ही तो है, शरण दे रखी है इंडिया वालों ने उसको। अरे कोई कहीं चला जाए, कुछ नहीं है, क्या करना है, कहीं जाओ। अब देखो ना कि वो आए दिन मजाक उड़ाते रहते हैं ललित मोदी और वो विजय मल्ल्या, दोनों इतनी भी वो नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारे, ठीक है, इतने अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन है। नहीं तो अभी तक पाकिस्तान वाले होते, ये जो होते या और कोई करता तो अमेरिका क्या करता? ठीक है, रातों रात उठा लाता और इंतकाल कर देता दोनों का, और फिर कहता सॉरी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था।
किया था ना उन्होंने सद्दाम के केस में, ओसामा बिन लादेन के केस में। देखिए अंदर से उठा लाए, रातों रात फांसी दी, और अगले दिन का हम क्षमा प्राप्ति है कि हमने ऐसा किया, खत्म कहानी। नहीं? अब क्षमा मांगने से क्या होता है? ये सब होता है, सब सिस्टम है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि कई बार, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो कि 100-200 करोड़ का कोई बैंक लूटो, नहीं भाग पाओ तो पैसे ठिकाने लगा दो, 8-10 साल में बाहर आ जाओगे। 8-10 साल में तुम वैसे ही सोचोगे 100 करोड़ तो कमा नहीं सकते। 8 साल तो वैसे ही तैयारी करने में चली जाती है। हम्म? कहा क्यों गरीब के हाथ है, क्यों गरीब के पीछे पड़ी हो है? ये दुनिया दुनिया कम है क्या जो पीछे पड़ी है, जो तुम और पीछे पड़ जाओ है? हम्म, बढ़िया है। देखो, अकाउंट तो कोई खुलवा लो, पैसे जमा नहीं हो, नहीं? अकाउंट तो तुम्हारी इच्छा हो वहां खुलवा लो, तुम पैसे भी जमा करवाने पड़ते हैं। देखो मेरा अलग सिस्टम है। देखिए मेरा अलग शुरू से ऐसा सिस्टम रहा है कि मैंने कभी आगे की नहीं सोची, औरों की तरह ना, कि कोई मैं प्लॉट खरीद लूं, मकान बना लूं और मैं ये कर लूं। मैं जो पैसा आता मैं खर्च कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि खर्च कर दूंगा तो फिर काम करूंगा, फिर कमाऊंगा। पैसा इकट्ठा कर लूंगा तो मैं काम करना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और फिर मैं ये, मेरा ये मानना है कि जब हमारे पीछे, ठीक है, हमारे पीछे जो थे उन्होंने हमारे लिए संपत्ति नहीं बना के रखी, तो हम आने वालों के लिए क्यों संपत्ति बनाए? ठीक है, इसलिए खूब खाओ, खूब ऐश करो, खूब घूमो, ठीक है, अपना पैसा अपने पे खर्च करो। आने वाली पीढ़ी को तुम अपंग बना दोगे पहले, पहले तुम कह दो भाई, आज अगर मैं एक चीज बताओ कि आज तुम पहले ही कह दो कि भाई हमारे पिताजी अम्बानी हैं, उनके पास इतना पैसा, वो कभी पढ़ पाएगा, कभी वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं हम खुशकिस्मत है, ठीक है, हम खुशकिस्मत है कि जो हम मिडिल क्लास या गरीब परिवार में पैदा हुए। कम से कम हमें लाइफ जीने का मौका तो मिला, कुछ हमारे सामने चैलेंज तो आए। ठीक है, अमीर लोगों के पास क्या काम है, पहले खूब सारा खाओ, मोटे हो जाओ, फिर पतले हो जाओ, फिर मोटे हो जाओ, फिर पतले हो जाओ, है? उनके पास कोई लोड ही नहीं है। पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो डिग्री आ जाएगी, नौकरी लगो तो ठीक है, नहीं तो कोई छोटा मोटा काम डाल ही देंगे। चैलेंज जब तक नहीं है ना लाइफ में, तब तक लाइफ जीने का मजा भी नहीं है। देखिए असली मजा जो है ना, कि वो आपके पास में नए नए चैलेंज आए। ठीक है, तो ये होता है ना कि चैलेंज, और फिर क्या उनको जब अचीव कर लेते हैं तो अलग ही आनंद आता है कि साहब ये तो हमने बढ़िया काम किया है। तो ये हमें अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए। कोई कहे कि साहब मैं, ठीक है, इस तरीके से, कई जने कहते हैं साहब फैमिली ऐसी है अभी नहीं है, मैं कोई बात नहीं, वो समय था, सबका समय। कि मैंने तो पढ़ाना पता कब शुरू किया, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से पढ़ाना शुरू कर दिया तब मैंने। ठीक है, इंजीनियरिंग के टाइम पे फर्स्ट ईयर से पढ़ाता था। ठीक है, मकान जिस पीजी में रहता था उसकी एक औलाद थी, उसको पढ़ाता था, रहने का पैसा नहीं देता था वो। ठीक है, बगल में एक हॉस्टल था, उसकी कोई तीसरी चौथी में बेटी पढ़ती थी, ठीक है, उसको पढ़ा देता था, टिफिन वहां से आ जाता था। हम्म। और फिर शाम को अगर बात करें, निर्जा मोदी का अमीर बाप का औलाद था, 6,000 रुपए मेरे को वहां सिर्फ तीसरी क्लास को पढ़ाने के मिलते थे। ठीक है, वो वहां चला जाता, 6,000 में बढ़िया अपना रहना खाना खर्चा। और खर्चा भी नहीं था उस समय कोई। प्रताप नगर में एक 3 BHK फ्लैट ले रखा था 6,000 रुपए का। ठीक है, जिसमें दो रूम में हम 4 दोस्त रहते थे, बाहर वाला कमरा जूनियर को किराए पे दे रखा था 4,000 में। है? है? तो देखो ये असली लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ ये थी। देखिए जहां अगर बात करें, कोई कहीं जाओ तो लगना चाहिए सामने वाला स्टूडेंट। आजकल तो ऐसे पैसे वाले हो गए, 15,000 का पीजी में रह रहे हैं, सिंगल रूम में रह रहे हैं। हमारे जैसे तो ऐसे भी, दिल्ली में जब मैं गया, मैं गया 15,000 का कमरा, 20,000 का कमरा तैयारी करने।
ठीक है। फिर एक जगह पे गया तो किचन, तो कि रात को सोने ही तो आना है, स्लेब स्लेब लगी हुई थी बढ़िया। ठीक है, बढ़िया एक गद्दा खरीदा, मुश्किल से 600 रुपए का गद्दा बिछाया, रात को जाके सो जाते थे, सुबह उठ के वही कोचिंग जाना पड़ता था, पूरे दिन कोचिंग में निकल जाता था। तो आपके जब तक आपको ये लगेगा नहीं ना कि मेरे को जरूरत है, तो भूख नहीं आएगी। ये होता है ना कि आदमी जब क्या होता है कि जब आदमी को जब भूख लगती है ना, तो सामने कोई इंसान होता है ना, उसको भी कच्चा जब आ जाता है। ये सच है, कलयुग की बात नहीं है, ये वो भूख है। और ये भूख कोरोना के बाद में स्टूडेंट्स में खत्म हो गई है। अबे सरकारी नौकरी को लेकर जो भूख होती थी ना, वो भूख खत्म हो गई है। कि हम कहते हैं ना, ठीक है हुआ तो ठीक है, नहीं हर महीने 20 तारीख 25 तारीख के पास पास पापा पैसे, पापा 15,000 डला दिए। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि तो जब वो पैसे बराबर आ रहे हैं ना, तब हमारे जैसे तो उस समय तक पिताजी 6,000 रुपए महीने के देते थे शुरू शुरू में, तो उसमें से 4,000 पीजी के शुरुआत में 4,000 पीजी के जमा करा देते थे, फिर 2,000 का वो हिसाब और मांगते थे, ला दिखा कटे कटे खोया। तो ये समझो वो जमाना था उस समय। तो आज सोचो कि जब इतनी सारी सुविधाएं मिलते हुए भी हम सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो हम में है। आज आप देखो, पीजी बढ़िया मिल रहे हैं, खाने की बढ़िया व्यवस्था है, लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, बढ़िया आप बढ़िया से बढ़िया आपको जैसे फैसिलिटीज दी जा रही है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज के बाद में अगर हम नहीं लग पाते, तो कहीं ना कहीं कमी तो हम में है। अब जैसे कई जने होते हैं कि बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, और देखो नौकरी लगने वाला तो मेहनत करके ही लगता है। ये नहीं होता कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। देखिए, हम कहते हैं ना कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, की एकदम सही बात है, लेकिन ऐसी जिंदगी डेली जीकर करोगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं ना कि अब ऐसी जिंदगी, हम कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, थोड़े से पैसे और जीटी घूम आए, जैसे पता नहीं कोई गढ़ जीत लिया हो। ठीक है, नाहरगढ़ घूमने गए थे, तो अरे सपने इतने सही हैं, सपने बनाओगे लंदन जाना है, गोवा जाना है, अब मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी पैसा कमाना पड़ेगा, उतना मेहनत करनी पड़ेगी। ये छोटा लालच है। और आजकल के स्टूडेंट क्या है, वो जो होता है ना गोल गप्पे खिलाने के बाद जो वो सूखी पपड़ी या फिर जो वो मीठी पपड़ी मिल रही है ना, उससे खुश हैं। उन्हें वो 5 गोलगप्पे का आनंद नहीं पता कि वो सीधी मिल रही है उनको पपड़ी। एक्चुअल में समझो, सरकारी नौकरी लगना उतना कठिन अब नहीं है, क्योंकि अब वैसा कंपटीशन नहीं है। हमारे टाइम पे क्या था, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था। कोई डिस्ट्रक्शन मतलब ना कोई सोशल मीडिया इतना नहीं था, ठीक है, ना कोई मल्टीमीडिया इतने ज्यादा नहीं थे, ले दे की किताबें थी। मैं बता रहा हूं, मैं 8 महीने दिल्ली रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि दिल्ली में लाल किला कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, कुछ मतलब हमारी जिंदगी केवल और केवल पीजी, लाडू सराय, बेड सराय, जिया सराय, उनके बीच में गुजर गई बस। उसके अलावा हमें कभी पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि हम सिर्फ क्या करने गए थे, पढ़ने, सिर्फ पढ़ने गए थे। और यही मैं आपको कहता हूं कि अभी केवल और केवल एक ही काम आपका होना चाहिए, और वो क्या है, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई के अलावा कोई काम अगले 8 महीने नहीं होने चाहिए। मैं कह रहा हूं एक बार शिद्दत से तैयारी करो, और फिर देखो नौकरी लगती है नहीं लगती। इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने बना रखा है। पूरी तरीके से हम कहते हैं समर्पित हो जाओ, क्या होता है ना, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। देखिए, फिर उसके बाद देखो, और कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है हमें, बस नोट्स पढ़ने हैं, अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, अपने रिवीजन को टाइमली करना है, बस इतना सा काम करना है, और इतना सा काम कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लोग मंजिल तक भी पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा नजदीक पहुंचे हैं, अगली बार पुश लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, ये कई लोगों की होता है ना कि साहब मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूं। जिंदगी में कोई भी काम करो तो फर्स्ट एंड लास्ट सोच के करो। ठीक है, ये नहीं कि आपको ये थोड़ी होता है कि मैं पहली बार ब्याह कर रहा हूं, देखता हूं जैसे जैसे हो जाए वैसे ठीक है, अगली बार और बढ़िया से तैयारी करके और अच्छे से धूमधाम से करूंगा। अब नहीं होता है। आज भी हम कहते हैं कि कोई भी काम करो शिद्दत से करो,
फिर उसके बाद में आप छोड़ दो। ये होता है ना कि भाई ठीक है मेरे को ये अचीव करना था, अचीव किया, बात खत्म। अब सरकारी नौकरी लग गए तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अब देखो सरकारी, तुम टीचर बन गए, 1 बजे खिल छुट्टी, अब करो तुम जो काम करना है। 1 बजे बाद में खूब छुट्टी है तुम्हारे, तुम्हारे पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो वर्क फ्रॉम होम काम ले लो, ठीक है, खूब काम मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। कोई छोटा मोटा कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लो, ढाबा खोल लो, खूब कमाई है खाने पीने में। जरूरी थोड़ी होती है खुद ही करना, खुलवा तो। देखिए शाम को अगर बात करें, सही सही जगह पे 10 गोलगप्पे के ठेले टिका दो। अरे ये खुद थोड़ी चला रहे हैं, ये सब किराए पे चल रहे हैं। तुम्हें अगर एग्जाम्पल देखना हो, तुम्हें कभी विद्याधर नगर जाना, तो विद्याधर नगर के पास एमजीपीएस स्कूल है, उसके पास एक ठेला लगाता है। तुम जाके देखना, उसके पास कम से कम 70-80 जने तो ऐसे लाइन लगे कटोरी खड़े रहते हैं, हमारा नंबर आएगा। कई लोगों की कहानी है, अगर तुम जानते हो तो प्रताप नगर में एक वो था टिकिया वाला, टिकट ठेला लगाता था, आज उसके सामने 4 मंजिल का रेस्टोरेंट बना लिया उसने। खाने वाली चीज कभी बंद नहीं होगी। तुम इस रोड पे देखो कितने चाय वाले हैं, कितने सारे चाय वाले हैं, मंगल चाय वाला, चाय ये वाला तुम देखो एक एक थड़ी पे, किसी भी थड़ी पे देख लो, 10-15 जनों से कोई बैठे जने, कम से कम 15 जने बैठे रहते हैं। तुम और बैठे बैठे कई बार तो 2 चाय सरका जाते हो, और चाय में 50% बचत है, पूरी 50% बचत है। तो ये समझो कि छोटे छोटे चीजें होती है, साइड हम कहते हैं ना कि बाद में पैसे आते ही तो तुम साइड में लगा दो, क्या दिक्कत है। चाय में तो देखो लोग चाय से कहां तक पहुंच गए। हम्म, है मोदी जी को देख लो, हम्म, जोली जोली चाय वाले को देख लो, हाँ है, और क्या है, डोली डोली चाय वाले को देख लो, एमबी चाय वाले को देख लो, है, देखो समझो, है। एड्रेस बस के बाद में अगला देखो, अगला जो पार्ट आपका यूज होता है जिसे हम सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं, डेटा बस। डेटा बस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, होता है कि देखो कई बार हमारे साथ में एक दोस्त था, पिछले कई 4-5 साल से बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, मैथ्स पढ़ाता था वो, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा था, कभी इस कोचिंग में गया, कभी इस कोचिंग में गया, नहीं मिला मौका कहीं, ठीक है। और कोरोना के बाद स्थितियां अलग हो गई तो नहीं मिला। अब उसने एक स्टार्टअप डाला है, ये फास्ट फूड का, बीच में अखबार में भी आया था, ये इधर नहीं है जगतपुरा पे, जगतपुरा पे वो चौराहा आता ना बॉम्बे हॉस्पिटल के आसपास, अब डेली की 20,000 की सेल है, ठीक है, 10,000 डेली की सूखी बचत है। अब सोचो कि 10,000 शाम को, और टाइम कितना, शाम को 6 बजे चालू होता है और 11 बजे खत्म हो जाता है, बस 5 घंटे की कहानी है। अब वो क्या है भाई, किस्मत भी थी, बढ़िया चल भी गया उसका। तो ये होता है कि कुछ भी हो सकता है, और खाने की चीज कभी बंद नहीं होगी। हम्म, खाने की कोई चीज कभी बंद हो, देखो डेटा बस बहुत सारी जगह है। डेटा बस देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसके बीच में, अब हमें किसकी जरूरत है, डेटा की। तो हम कहते हैं कि आपके सीपीयू और मेमोरी, अब देखो सीपीयू से डेटा कहां जा सकता है, मेमोरी, क्योंकि सीपीयू गणना करेगा, आउटपुट देगा, आउटपुट जाएगा कहां, मेमोरी। लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेमोरी से डेटा कहां लाना पड़ेगा, सीपीयू में। तो सीपीयू और मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो भी डेटा का ट्रांसफर होता है वो कौन सी बस के माध्यम से होता है, डेटा बस। और ये जो डेटा बस यूनिडायरेक्शनल होगी या बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। अब इस डेटा बस में जो लाइंस की संख्या होगी, इस डेटा बस में जितनी लाइंस होगी उससे हम किसी भी सिस्टम की वर्ड साइज या वर्ड लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। और ये वर्ड लेंथ डायरेक्टली सीपीयू की परफॉर्मेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। लिखा था ना हमने वर्ड साइज, लिखा था ना क्वेश्चन में कि वर्ड साइज सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक वर्ड साइज। तो इसकी साइज जितनी ज्यादा होगी ज्यादा डेटा प्रोसेस होगा, साइज कम होगी तो डेटा क्या होगा, कम प्रोसेस। जैसे आप कहते हैं शुरुआत में सीपीयू बना वो केवल कितने बिट का था, 4 बिट, तो 4 बिट ही प्रोसेस कर पाता था वो। लेकिन आज हम डेटा वर्ड साइज, आपके अगर 8 बिट है तो 8 बिट प्रोसेस कर रहा है, 16 बिट है तो 16 बिट प्रोसेस कर रहा है। तो लिख लो इसमें डेटा बस में लिखो
डेटा बस सीपीयू 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 तथा मेमोरी सीपीयू तथा मेमोरी सीपीयू तथा मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य बाइनरी डेटा को लेकर जाती है बाइनरी डेटा को लेकर जाती है और बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शनल होती है बाई डायरेक्शनल होती है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेटा लाइन की विड्थ चौड़ाई का उपयोग सीपीयू की वर्ड लेंथ शब्द परास सीपीयू की वर्ड लेंथ को ज्ञात करने हेतु किया जाता है जो सीपीयू की गुणवत्ता को प्रभावित करती है सीपीयू की गुणवत्ता को प्रभावित करती है तो याद रखना कि जब भी हम वर्ड लेंथ की बात करेंगे तो आपका इस तरीके से डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे कि अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर मान लीजिए आप एक माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है 8085 तो यहां पर 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपके पास में अवेलेबल है और हम कहते हैं कि इसकी जो AD7 से लेकर AD0 ये आपकी यहां पर क्या दी गई है आपकी लाइंस दी गई है ये कौन सी लाइंस है डेटा लाइंस तो आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कि इस सिस्टम की वर्ड लेंथ आपकी यहां पर कितनी होगी भाई आप अगर देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल कितनी लाइंस है भाई हम कहते हैं 8 लाइंस ठीक है इसमें जितनी लाइंस होगी वो उसकी क्या होगी अगर आपसे 8 लाइन है तो वर्ड लेंथ बताओ कितनी बिट हो गई वर्ड लेंथ जो हो गई वो कितने बिट हो गई 8 बिट तो हम कहते हैं कि ये सीपीयू एट ए टाइम 8 बिट के डेटा वर्ड पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि 8 बिट के डेटा वर्ड पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अगर इसमें 16 लाइन होगी तो कितने बिट के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा 16 तो याद रखना कि जितनी ज्यादा आपकी होगी तो आप कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा लाइंस होगी वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को उतनी ही ज्यादा क्या करेगी प्रभावित करेगी
कि भाई आज हम कहते हैं ना कि भी 16 बिट प्रोसेसर होगा तो एट ए टाइम कितने बिट को प्रोसेस कर पाएंगे, 16 बिट। तो इसलिए इसलिए आजकल हम देखो कि वर्ड लेंथ ज्यादा की बात करते हैं। आप कहते हैं 32 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का प्रोसेसर है, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर हमारी सिस्टम की डेटा बस आपकी यूज होती है, ठीक है। तो याद रखना कि ये आपकी सेकंड बस आपकी होती है। इसके बाद में देखो तीसरा जो पार्ट आपका होता है कि ये हो गया नोट, ठीक है। अगला देखो, लास्ट जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जाता है उसे हम कौन सी बस कहेंगे, कंट्रोल बस। तो याद रखिए कि सीपीयू और अन्य आपकी डिवाइसेस के बीच में, ठीक है, जितने भी कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल भेजे जाते हैं वो आपकी एक बस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और वो बस कौन सी बस कहलाती है, कंट्रोल बस। अगर याद हो तो देखो, समझो, याद हो तो मैंने आपको सीयू को बताया था, सीयू को क्या कहते हैं, सीटीयू। और सीटीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। आप कह रहे हैं कि सीयू भी बोल सकते हैं और सीयू के अलावा उसे सीटीयू भी कह सकते हैं। तो जितने भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कंट्रोल सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल के माध्यम से होते हैं। और ये जो कंट्रोल सिग्नल प्रदान किए जाते हैं वो कौन सी लाइन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कंट्रोल बस के द्वारा। तो लिखिए सबसे पहले कंट्रोल बस में, इसमें लिखो कंट्रोल लाइन का उपयोग कंट्रोल लाइन का उपयोग सीपीयू सीपीयू कॉमा मेमोरी, सीपीयू कॉमा मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य, इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य कंट्रोल तथा टाइमिंग सिग्नल को, कंट्रोल तथा टाइमिंग सिग्नल को ले जाने हेतु किया जाता है, ले जाने हेतु किया जाता है। तो देखो यहां पर हम कहते हैं कि जो भी बस होती है तो इसमें हम कहते हैं कि दो तरह के सिग्नल होते हैं। पहला सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल। और दूसरा जो सिग्नल आपका यहां पर प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा सिग्नल है, टाइमिंग सिग्नल। तो यार कि ये दो तरह के सिग्नल होते हैं यहां पे। तो कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं वो आपका क्या बताते हैं, कि हम कहते हैं कि कंट्रोल सिग्नल ये बताते हैं कि इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब कार्य होता है ऑपरेशन का प्रकार, कि ऑपरेशन का टाइप कैसा है, कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके जैसे कोई भी डेटा को रीड करना चाह रहे हो तो आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, मेमोरी रीड, ठीक है। ऐसे ही हमारा कोई ऑपरेशन हो सकता है, मेमोरी कौन सा हो सकता है, राइट। भाई आप मेमोरी में या तो रीड करना चाह रहे हो या मेमोरी में क्या करना चाह रहे हो, राइट करना चाह रहे हो। तो ये जितने भी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे आप इसके अलावा मेमोरी के अलावा किस में करते हैं, इनपुट आउटपुट में क्या कर सकते हो, रीड, या इनपुट आउटपुट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके कौन से वाले पार्ट में, कि हर किसी को ये पता हो कि क्या करना है। भाई आप सुनिश्चित कैसे करोगे कि भाई मेमोरी में रीड करना है, मेमोरी में राइट करना है, इनपुट आउटपुट से रीड करना है या इनपुट आउटपुट पे राइट करना है, ये किसके माध्यम से पता चलेगा, कंट्रोल सिग्नल। लेकिन इसके अलावा आप सभी को पता है सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे क्लॉक कहते हैं, सिस्टम क्लॉक।
और सिस्टम आपका सीपीयू काम करता है क्लॉक पल्स के बेस पर, कि क्लॉक सिग्नल्स के बेस पर, और ये क्लॉक सिग्नल्स जो है उन्हें हमें सिस्टम की क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमें कौन से सिग्नल की जरूरत होती है? ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि सिंक्रोनाइज, हम कहते हैं कि सिंक्रोनाइज द मेमोरी, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस विद सीपीयू। अगर सीपीयू के अनुसार अगर आपको कार्य करना है तो हम कहते हैं कि सीपीयू की क्लॉक भी कह सकते हैं सिंक्रोनाइज द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन विद सीपीयूज क्लॉक। ठीक है, हम कहते हैं कि सीपीयू की क्लॉक के अनुसार अनुसार मेमोरी मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऑपरेशन ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करना, ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करना। ठीक है भाई, जैसे होता है ना कि अभी मैं जैसे बोल रहा हूं आप उसी तरीके से लिख पाए, तो आपने अपने और मेरे समय के अनुसार अपने समय को क्या किया है, सिंक्रोनाइज। ठीक है, अगर आप सिंक्रोनाइजेशन नहीं करोगे तो प्रॉपर तरीके से आप लिख नहीं पाओगे, बार बार आप पीछे रह जाओगे। इसलिए दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करना क्या होता है, जरूरी होता है। ये सिंक्रोनाइजेशन इसलिए किया जा सकता है ताकि भाई जैसे समझो इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर अवेलेबल नहीं है और आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, क्या डेटा ट्रांसफर कर पाओगे? नहीं। तो सीपीयू कहता है कि मैं जब डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं उस समय आपकी वो रिलेवेंट डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए, कि भाई अगर वो होगा ही नहीं, आपस में एक दूसरे का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब उन डिवाइसेस के बीच में अगर समन्वय नहीं होगा तो ये ऑपरेशन कैसे पूरा होगा? सीपीयू कहता है मैं प्रिंट करना चाहता हूं, प्रिंटर कहता है मैं बिजी हूं। तो इसमें इसलिए हमने कहा कि किसको जिम्मेदारी दी, सीईओ को। हमने सीईओ को कहा कि भैया इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करो। हमने लिखा था ना कि सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द डिवाइसेस अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है, सीईओ। कि सीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीपीयू कहता है कि भाई मेरा काम प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी हमने किसको दी है, सीयू। अगर आप यहां पे कंट्रोल लाइन के अंदर हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट से संबंधित इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ये सब करना है। अगर प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजेशन नहीं करोगे तो हमेशा एरर आएगी। कि आप अगर एरर से बचना चाहते हो तो यहां पे हम कहते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग तरीके के कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल क्या है, हो सकते हैं। तो मेनली देखो यहां पे जब भी सिस्टम बस की बात करेंगे तो सिस्टम बस जो होती है वो मेनली आपकी तीन ही तरह की होती है। लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर में देखेंगे तो सो मेनी इंटरफेसेस आर प्रोवाइडेड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। अलग अलग डिवाइस को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के इंटरफेस प्रदान किए गए, और वो सभी इंटरफेस किसमें कंसीडर किए जाते हैं, बस में। तो हमें अगर बात करें जैसे आपके नाम याद रखना है, जैसे फुल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने कहा कि देखो यहां पे जब सिस्टम बस की बात करेंगे तो यहां पर स्टार्टिंग में हमने कहा कि सिस्टम बस जो है वो एक प्रकार की क्या है, आपकी डिजाइन है। इसलिए आप अगर देखोगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की संरचना की जब बात की जाएगी तो अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। अलग अलग आर्किटेक्चर में कौन सा, सबसे पहला जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। फिर दूसरा कौन सा है, सिस्टम डिजाइन। पिछली बार सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अगर पेपर देखोगे तो यहां पे उस पेपर में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। अगर क्वेश्चन है तो मैं देखता हूं कि पिछली बार आया हुआ एक क्वेश्चन है, COA। देखो समझो
कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पिछली बार सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर में आया हुआ है कि आपके कंप्यूटर अनुदेशक के सीनियर के, देखो यहां पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट्स सब कैटेगरीज। तो एक आर्किटेक्चर और उसकी कौन सी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज। तो मेन जो आर्किटेक्चर तो हमारे देने वाले व्यक्ति कौन है, जॉन वॉन न्यूमन। अब यानी कि मेन आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमन है, इसके अलावा उन्होंने और भी आपके जॉन वॉन न्यूमन और माइक्रो आर्किटेक्चर है, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के वे आपके अदर कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है, तो सिस्टम डिजाइन हो सकता है। तो इसलिए यहां पर ये जो क्वेश्चन था इसमें उत्तर क्या थे, उपरोक्त सभी। तो ये अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, क्या हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का आपका होता है। जैसे आपका आईएएस है, जैसे हम कहते हैं कि आईएसए एक और होता है जिसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्री। देखिए एक आपका स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, देखिए इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के नाम से भी आपका एक आर्किटेक्चर क्या होता है, यूज हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपने नाम सुना हो, सबने सुना होगा SCSI, सुना है? ठीक है, ये आजकल हार्ड डिस्क को जोड़ने के इंटरफेस होते हैं, साटा पाटा ये नाम आते हैं। तो ये आप पे होता है ना कि सीरियल कंप्यूटर, ठीक है, आपका कौन सा इंटरफेस होता है, सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, ये आपके भाई हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया गया है, तो कोई ना कोई इंटरफेस हमें यहां पर क्या होता है, जरूरत होता है। ऐसे आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, पीसीआई का नाम सुना है, पीसीआई का। पीसीआई का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल, देखिए कंपोनेंट। देखिए पेरिफेरल कंपोनेंट आपका क्या कहलाता है, इंटरकनेक्ट। ये भी एक तरह की संरचना जो होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर बात करें बहुत सारे आर्किटेक्चर क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जैसे एक आर्किटेक्चर होता है MCA, जिसे क्या कह सकते हैं, माइक्रो चैनल, देखिए आर्किटेक्चर। देखिए माइक्रो चैनल क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट। तो ये जितने भी नाम आपको यहां पे दिया हुआ है, ये सारे के सारे नाम जो होते हैं इन्हें कहा जाता है, क्या करने के लिए काम में लिया गया, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बस टाइप, आप विस्तार करना चाहते हैं। तो आप विस्तार का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि मदरबोर्ड पे तो भैया यही भाग है, अब लेकिन तुम्हें मदरबोर्ड से कुछ और जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इनके माध्यम से जोड़ लेना। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क कनेक्ट करना, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में मदरबोर्ड का पार्ट होता है या नहीं होता है? हार्ड डिस्क इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन वो क्या है कि एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन कनेक्ट किससे होता है, मदरबोर्ड से। तो भले कोई इंटरफेस दो जिससे जोड़ा जाए। तो जैसे इंटरफेस के रूप में आपका एक नया इंटरफेस आजकल कौन सा है, SCS है। पहले साटा था, पाटा था, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं, यूज हो सकते हैं। जैसे आजकल ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, तो ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए AZP आता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये सब आपके यहां पे एक्सपेंशन है कि भाई आज अगर आप कोई विस्तार करना चाहो तो उसके लिए यूज कर सकते हो। ये लिख लो, ये नाम लिख लो, लास्ट में फुल फॉर्म आ जाती है। अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं इसको। ISM में ये वाला भी नाम याद रखना, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये नाम भी याद रखना। ये तो बुकलेट में है तुम्हारे क्वेश्चन।
आजकल एक नया होता है आपका PCMCIA, इसको कौन सी बस भी कहते हैं? पीसी बस। ठीक है, आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उस पर्सनल कंप्यूटर में भी एक बस आपकी यहां पर यूज की गई है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ना कि पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी मेमोरी कार्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन। वैसे आजकल जो यूएसबी यूज कर रहे हैं वो भी ऐसा ही है। यूएसबी भी क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का ही तो काम कर रहा है। यूनिवर्सल सीरियल बस, नाम क्या उसका? अरे यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो ये यूएसबी भी तो आपका याद रखो, इसी में आएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें भी देखा होगा कि आजकल 3 तरह के होते हैं, यूएसबी ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ए टाइप कौन सा था? पुराने जो आता था ना, यहाँ पर ये जो पेन ड्राइव लग रही है वो कौन सा है? कौन सा टाइप है? ए टाइप। इधर एक छोटा सा लगा हुआ है, ये कौन सा है? बी टाइप। बता रहे कि जैसे पहला जो पार्ट था ऐसा पार्ट आता था, ये वाला। ये जो पार्ट आपका पहले यूज किया जाता था, ये जो भाग आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक पार्ट आपका बना हुआ होता था, वो कौन सा टाइप माना जाता है? ठीक है, कौन सा? ए टाइप। कौन सा है? ए टाइप। फिर इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भाग आपका होता है इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊपर ये वाला जो पार्ट आपका होता है इस तरीके से कुछ आपका होता है, इस तरीके से एक पार्ट आपका लगा होता है। ठीक है, ये कौन सा टाइप हो गया? बी टाइप। इसके बाद में आजकल आपने देखा होगा इस तरीके से आपका ये जो पार्ट आपका अवेलेबल होता ना इस तरीके से, ये कौन सा टाइप हो गया? सी टाइप। आजकल आपने देखा होगा सभी डिवाइसेस में आपकी कौन सा टाइप यूज होता है? सी टाइप। तो हम बोलते तो सी टाइप है, लेकिन वो सी टाइप किसका टाइप है? यूएसबी। वो किसका टाइप है? यूएसबी का। तो ऐसे देखो बहुत सारे आपके इंटरफेस आपके यहां पर यूज होते हैं। आजकल हमें यूएसबी जो आपको सुविधा देती है कि आप डायरेक्टली यूएसबी द्वारा किसी डिवाइस को सीधे कनेक्ट करके यूज करने की सुविधा दी जाती है, और उस सुविधा को हम किस नाम से जानते हैं? प्लग एंड प्ले। सीधा प्लग करो और उसे चला लो। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं, प्लग एंड प्ले क्या होता है, यूएसबी के कौन से टाइप हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्लग एंड प्ले भी एक प्रकार का आर्किटेक्चर ही होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ज्यादातर आर्किटेक्चर होता है और ये जनरली पहले यूज होता था। अगर कि यहां पर ये बेसिकली यूज होता है पीयर टू पीयर। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्टिविटी। अगर दो डिवाइस के बीच में सीधा संपर्क होता है तो उसे कौन सा कहते हैं? पीयर टू पीयर।
ठीक है, दो डिवाइस के बीच में सीधा संपर्क है संचार करने के लिए, वो कौन सा है? पीयर टू पीयर। जैसे टीवी और रिमोट, टीवी और रिमोट के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है? पीयर टू पीयर होता है। अब एक रिमोट से ऐसा थोड़ी है पांचों टीवी एक साथ बंद कर दो, ठीक है, वो क्या है? एक समय में एक ही पार्ट में। जैसे कीबोर्ड और माउस कैसे हैं? पीयर टू पीयर। कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड और कंप्यूटर पीयर टू पीयर, माउस और कंप्यूटर पीयर टू पीयर। ठीक है भाई, आप एक माउस से एक ही तो कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो, 5 कंप्यूटर को एक साथ कमांड थोड़ी दे सकते हो। ये आपका एक टॉपिक आता है जो बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आता है, सीओए वाले पार्ट में आप पढ़ोगे कि रिस्क क्या होता है, सिस्क क्या होता है, इसकी आर्किटेक्चर क्या होते हैं, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके आगे काम आएगा, जिसका नाम है मेमोरी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका फंडामेंटल का भी पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद करिए, इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।